औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस लेक्चर को डिस्कस करेंगे वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड रिएक्टिविटी ऑफ दी अल्केन्स। ये लेक्चर पहले भी दिया जा चुका है और इसका पार्ट 2 है। इसको हम अब बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं और किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ हमने ये देखनी है कि अगर हम अल्केन की रिएक्टिविटी को डिस्कस करना चाहें तो इसकी रिएक्टिविटी ये है कि हम अल्केन की रिएक्टिविटी के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, पैराफिन्स। अल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। जैसा कि पहले भी डिस्कस किया गया कि ये एक लैटिन वर्ड से निकाला गया, पैरम और अफिन्स, मतलब लिटिल एफिनिटी लेस रिएक्टिविटी। तो इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये होगा कि अल्केन्स जो हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। इस वजह से अब हम इनके कुछ रिएक्शन देखेंगे, वो कौन कौन से जो हैं वो रिएक्शन हैं। अब अगर हम इसको डिस्कस करें तो सबसे पहले रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो दो तरह इसकी रिएक्टिविटी हम डील करते हैं। या तो ये रिएक्शन देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहली चीज़ आपको इस हवाले से ये क्लियर होनी चाहिए कि अल्केन्स जितने भी हैं वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को जो है वो प्रोसीड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब होता है कि मसलन एक ग्रुप लगा हुआ है, वो ग्रुप रिमूव होगा, उस ग्रुप की जगह पे कोई नया ग्रुप लगेगा, इसको कहा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें एक चीज़ ये आ गई, पहला आप ये देख सकते हैं, और दूसरा इसके अंदर आता है कैटालिटिक रिएक्शन। ये कैटालिटिक रिएक्शन भी करते हैं, मतलब इनके रिएक्शंस करवाने के लिए आपको कैटालिस्ट चाहिए होता है, आपको हार्श कंडीशन चाहिए होती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, प्रेशर आपको ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसके अंदर कैटालिस्ट जो है वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। तो ये दो टाइप के रिएक्शन है जिनको हम डील करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं और कैटालिटिक रिएक्शन भी देते हैं। अब इसमें हम जो मेन चीज़ देखेंगे वो है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड मतलब इसका सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। अब सिग्मा बॉन्ड के इनर्ट होने की वजह क्या है या इसका मतलब क्या है, हमने ये डिस्कस किया कि अल्केन्स की रिएक्टिविटी बहुत लो होती है। इसके लिए आपको पहला फैक्टर जो बताया था उस दिन भी वो ये था, इसकी लेस रिएक्टिविटी इस वजह से होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो बहुत कम होता है। कार्बन का 2.5 है और हाइड्रोजन का 2.1। ये 2.5 है और 2.1 ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है दोनों की। कार्बन की 2.5 है और इसकी क्या है 2.1। जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है तो ये पोलर बॉन्ड जो है वो नहीं बनाएंगे और अब इसमें जो है वो शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से ये लेस रिएक्टिव हैं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम है। दूसरा फैक्टर जो अभी हम डिस्कस करेंगे जो कि शॉर्ट में इंपॉर्टेंट भी है, दैट इज़ इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड इनर्ट होता है। मसलन आपने क्या देखा, ये मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये जो बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है इसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड का मतलब ये है कि दो इलेक्ट्रॉन इस तरह जो है वो फेस टू फेस आके कंबाइन होते हैं। दो इलेक्ट्रॉन का फेस टू फेस कंबाइन होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट सिंगल बॉन्डेड आर ऑल कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड्स। जितने भी सिंगल बॉन्ड हैं वो सारे के सारे क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड जो हैं वो हम उनको कहते हैं। मसलन ये सिग्मा बॉन्ड आ गया। अब ये सिग्मा बॉन्ड इनर्ट क्यों है, इसके इनर्ट होने की क्या बुनियादी जो है वो हम वजह लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब हम देखें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम डिस्कस करें तो वो पहले देख चुके बहुत कम होती है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी कम है तो इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, electrons are tightly held. Electrons are tightly held between two nuclei. मसलन
ये कार्बन का न्यूक्लियस है, कार्बन ने अपने न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन को टाइटली बाउंड किया हुआ है, या कार्बन ने दूसरे के इलेक्ट्रॉन को टाइटली जो है वो बाउंड किया हुआ है। तो ये जो दोनों न्यूक्लियाई हैं या जितने भी न्यूक्लियाई आप लेते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड रखते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड रखेंगे तो ये बॉन्ड जो बनेगा वो स्टेबल बॉन्ड बनेगा और इसको तोड़ना भी जो है वो मुश्किल होगा, नॉट इजी टू ब्रेक। इसको तोड़ना भी आसान नहीं होता। तो आप इस चीज़ को समझें कि एक तो स्टेबल बॉन्ड बनेगा, इसको तोड़ना भी इतना आसान नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि अगर इसको तोड़ना आसान नहीं है तो कौन सा ये रिएक्शन इजीली दे सकता है। अगर हम देखें तो दो तरह की चीज़ें किसी भी मॉलिक्यूल पे अटैक करती हैं, एक को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल और एक को कहा जाता है इलेक्ट्रोफाइल। हम यहाँ पर सादा सी बात ये करते हैं, न्यूक्लियोफाइल भी अल्केन पे अटैक नहीं कर सकता और अल्केन पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इतना इजी अटैक नहीं होता ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोजली पैक होते हैं। जब क्लोजली पैक होंगे तो इतना उसके लिए अटैक करना आसान नहीं होगा। अब न्यूक्लियोफाइल भी अटैक नहीं करता, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक नहीं करता। इनका मतलब क्या है और इनका हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इलेक्ट्रोफाइल कहलाती हैं। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये देखें अंडरलाइन किया रेड से। न्यूक्लियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस और फाइल का मतलब हो गया लविंग। जो न्यूक्लियस लविंग हो उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। न्यूक्लियस लविंग का मतलब जो न्यूक्लियस पे अटैक करें, पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करें, उनको हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। मसलन अब ये खुद क्या होंगे, हैविंग नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या इनके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट होंगे, हैविंग लोन पेयर्स। ये दो तरह की चीज़ें हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल बन सकती हैं। एक आपने क्या कहा, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा आपने क्या कहा कि ये क्या होते हैं, इनके ऊपर लोन पेयर होने चाहिए। मसलन अगर हम डिस्कस करें Cl नेगेटिव, दैट इज न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियस लविंग है, पॉजिटिव पे अटैक करता है, पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके अलावा अगर आप देखें जिस तरह ये अमोनिया है NH3, NH3 के ऊपर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये लोन पेयर की वजह से ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या जिसके ऊपर लोन पेयर हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो इनमें से कोई भी अल्केन के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकता ड्यू टू द इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड। इलेक्ट्रोफाइल देखें, इलेक्ट्रो का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब हो गया लविंग। मतलब हुआ इसका इलेक्ट्रॉन लविंग, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें हम क्या क्राइटेरिया सेट करते हैं, हैविंग पॉजिटिव चार्ज या दोज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये क्राइटेरिया इनका। या तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। तो एक तो ये क्राइटेरिया आपने यहाँ पे सेट किया, इलेक्ट्रोफाइल उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन लविंग होगा। और दूसरी चीज़ आपने क्या कही, इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और तीसरी चीज़ आपने क्या कही कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो सकते हैं। मसलन अगर हम देखें तो आपके पास है BF3। BF3 वो मॉलिक्यूल है जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके अलावा हम कॉमन एग्जांपल लेते हैं Na पॉजिटिव सोडियम, H पॉजिटिव। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम इलेक्ट्रोफाइल के, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ यही तीन नहीं। इसी तरह वहाँ पे आपकी जो ये वाली साइड है, लेफ़्ट साइड, यहाँ पे ये दोनों भी जो हैं सिर्फ यही दो न्यूक्लियोफाइल नहीं। आप राइट पे देखें, राइट पे आपके पास क्या क्या है, BF3 है, N पॉजिटिव, H पॉजिटिव, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। इसका कंक्लूजन क्या हुआ, ड्यू टू इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, या यूँ कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जब टाइटली बाउंड हो जाएगा, स्टेबल बॉन्ड होगा, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो सकेगा, तो उस वक्त ना कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है ना ही कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। ड्यू टू दीज रीजन अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव। अल्केन्स क्या हो जाएंगे फिर, लेस रिएक्टिव जो है वो हम उनको मानते हैं। ये तो इसकी रिएक्टिविटी हमने डिस्कस की। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ।
केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अब हम कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे, वो कौन कौन सी हैं आप इस पे आप ज़रा गौर करें। सबसे पहली चीज़ हम ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो केमिकल रिएक्टिविटी अगर हम डिस्कस करें तो इसमें हम मेन क्या लेते हैं, रिएक्शंस। यही चीज़ें होती हैं कि आपने जो चीज़ डिस्कस की है उसका नाम था अल्केन। अल्केन कौन कौन से रिएक्शन कर सकती है ये भी आप डिस्कस कर चुके। दो तरह के रिएक्शन हैं, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है और एक और आपने रिएक्शन किया कि ये कैटालिटिक जो है वो रिएक्शन इसने देने हैं। जब ये दो तरह के रिएक्शन दे सकती है तो अब हम आगे फर्दर देखते हैं कि रिएक्शन किस तरह के हो सकते हैं। आपके लेवल पर हम ये कहते हैं कि अल्केन एक रिएक्शन देता है कंबस्शन। कंबस्शन को हम कहते हैं दूसरी जुबान में कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसको ये भी कहा जाता है। उसके अलावा दूसरा हम लेते हैं एक आम सा वर्ड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ये आपको पता भी है। ऑक्सीडेशन का अगर सिंपल वर्ड यूज किया जाए तो यहाँ पे मतलब होगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तीसरी चीज हम देखेंगे कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तीसरी चीज ये आ गई कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। फोर्थ रिएक्शन ये होगा, ये करते हैं नाइट्रेशन। और पांचवा रिएक्शन ये होगा, ये करते हैं हैलोजिनेशन। ये आपके पास जो है वो 5 चीजें बनेंगी। ये 5 रिएक्शंस हैं जिनको हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि हैलोजिनेशन के लिए टाइम बचता है या नहीं बचता। हो सकता है हम इसमें से 2 या 3 ही कर सकें, तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर बाकी जो रह जाएंगी उनको जो है वो एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं कंबस्शन किसे कहा जाता है। अब जो पहला स्टेप है आपका कंबस्शन का, हम इसको डील करते हैं, जिसको हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन का भी नाम दिया। अब कंबस्शन जो है वो क्या चीज़ है? कंबस्शन का मतलब ये है बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एयर। एयर के अंदर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बर्न करना, उसको हम क्या नाम देंगे? कंप्लीट ऑक्सीडेशन का या कंबस्शन का नाम देते हैं। मसलन आपने लिया CH4 बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्केन एंड रिएक्शन ऑफ द अल्केन। मेन कंपोनेंट ऑफ द अल्केन या मेन कंपाउंड ऑफ द अल्केन इज मीथेन। When we combust methane in the presence of oxygen, we can say that here we can use the flame to burn the methane organic compound. When organic compound or alkane reacted with oxygen, it will convert it into carbon dioxide, water plus heat or energy. आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वैल्यू लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बुक पे वैल्यू दी हुई है क्योंकि आपको जर्नल एक जो है देना है। यहाँ पे कोई भी आ जाए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिएक्शन बिल्कुल सीधा सा है, आप इसको समझें। अल्केन, अल्कीन या अल्काइन, इन तीनों में से कोई भी आ जाए, उसकी आप कर रहे हैं कंबस्शन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो उसके रिजल्ट में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। अल्कीन और अल्काइन का क्राइटेरिया भी हम देखेंगे कि क्या कोई और चीज़ भी बनती है या नहीं बनती, क्या हम उसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है या नहीं करती, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सिंपल आप ये समझें। फिलहाल अल्केन देखें। अल्केन जब भी ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करेगी क्या बनाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। ये सिंपल सा है। बैलेंस आप इसको जो है वो कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लिए, और अगर आप यहाँ पे 2 लिखें तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आपका पूरा जो इक्वेशन का है बैलेंस, ये आपके सामने आ जाएगा। तो दैट इज कॉल्ड कंबस्शन। आप देखें, आपने अल्केन लिया, अल्केन के अंदर ऑक्सीजन ऐड की, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर और हीट एनर्जी यहाँ से क्या होगी? रिलीज होगी। उसके बाद आगे हम फर्दर जो है वो देखते हैं दूसरा स्टेप। दूसरा स्टेप ये है जिसको हमने नाम दिया ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन को हम नाम देते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब आपने अल्केन ली, अल्केन के अंदर आपने ऑक्सीजन ही ऐड करनी है।
अल्केन के अंदर आप ऑक्सीजन ही ऐड करें, इसका भी आपने कांटेक्ट किया फ्लेम के साथ, मतलब बर्न करना है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे मिनिमम लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा थी और यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई मिनिमम लेंगे, और ये याद रखें जिसके मोल ज़्यादा होंगे वो मिनिमम सप्लाई में होगा। मसलन यहाँ पे आप 4 मोल लेते हैं, यहाँ पे आप देखें 2 मोल लिए, ये एक्सेस में थी, ये ज़्यादा थी, और इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट एनर्जी। यहाँ पे आपको मोल ज़्यादा लेने पड़ रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट है और ये मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट है, इसकी सप्लाई बहुत कम है। जब लेस सप्लाई के अंदर किसी भी अल्केन को जलाया जाए तो 3 चीज़ें बनती हैं। एक बनेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, एक मॉलिक्यूल बनेगा वाटर, और एक बनेगी कार्बन ब्लैक। और कार्बन ब्लैक जो है वो डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल होती है, ब्लैक पेपर के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने के लिए आप देखें, आप यहाँ पे अगर 3 लिखेंगे तो आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 लेके आना पड़ेगा। ये देखें, ये 3 कार्बन पूरी हो गई। अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, इसकी हाइड्रोजन की, तो ये हाइड्रोजन बन रही है 12, और यहाँ पे देखें ये हाइड्रोजन भी क्या होगी 12, ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है, ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 8, तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे बैलेंस। तो ये आपके पास है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। अब देखें डिफरेंस दोनों का क्या है, इसमें भी आपने ऑक्सीजन ऐड की, इसमें भी ऑक्सीजन ऐड की, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं, इसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन है कंप्लीट क्योंकि यहाँ पे एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज की गई, और आप इसके अंदर भी ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का हम इसको नाम देते हैं। तो आपने यहाँ पे ये क्राइटेरिया इसका सेट किया, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ये हो गया आपके 2 रिएक्शंस। उसके बाद हम थर्ड रिएक्शन की तरफ जाते हैं। इसका तीसरा रिएक्शन क्या है, अल्केन किस तरह तीसरा रिएक्शन करती है। तीसरा रिएक्शन है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में ये होगा, कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा। मसलन आपने अगेन ली अल्केन, दैट इज कॉल्ड मीथेन। ये आपने मीथेन ली और आप दोनों रिएक्शंस में मीथेन लेते आ रहे हैं। आपने मीथेन ली, यहाँ पे आप यूज कर रहे हैं नेस्केंट ऑक्सीजन। नेस्केंट ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन होती है जो कि मॉलिक्यूल बनने से पहले होती है, मतलब बिफोर मॉलिक्यूलर फॉर्म। बिफोर मॉलिक्यूलर फॉर्म जो भी चीज आपके सामने है उसको हम नेस्केंट का वर्ड देते हैं। तो ये नेस्केंट ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूल नहीं बना, मॉलिक्यूल होता है O2। O2 बनने से पहले ये जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं नेस्केंट ऑक्सीजन, NaCCENT। अब नेस्केंट ऑक्सीजन है, नेस्केंट ऑक्सीजन इज़ वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव होती है, इसका रिएक्शन बहुत तेज़ होता है, इस वजह से इसको जो है वो यूज़ किया जाता है। और इसके लिए मेटल का कैटालिस्ट इस्तेमाल किया जाएगा, दैट इज़ कॉपर। मेटल कैटालिस्ट हम इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपर है। अब यहाँ पे आपने टेम्परेचर भी देना है और यहाँ पे आपने प्रेशर भी देना है। टेम्परेचर इसका होगा 400 डिग्री, और जो आप प्रेशर लगाएंगे वो होगा 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये आपने कंडीशंस याद रखनी है। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन आप अल्केन की करने जा रहे हैं। देखिए तीनों में आपने ऑक्सीजन ही ऐड की है। पहली 2 में आपने ऐड की ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एक में एक्सेस में थी, एक में आपके पास मिनिमम अमाउंट थी, और तीसरी में आपके पास नेस्केंट ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट क्या बनेगी, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रोडक्ट हमने इसकी बनानी है। प्रोडक्ट आपकी ऐसे बनेगी, आपने अब क्या करना है, इसकी जगह पे बनेगा CH3, ये देखें CH3, और इसका H इसके साथ कंबाइन कर दें तो ये बन जाएगी आपकी अल्कोहल, जिसको हम नाम देते हैं मीथानोल का। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3OH ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखें जस्ट आपने क्या किया, इसके अंदर O को ऐड किया अल्कोहल बनाने के लिए। आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें तो आपके सामने क्या बनेगी, अल्कोहल बनेगी। उसके बाद इसी अल्कोहल की अगेन आप कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें, CH3OH, इसके अंदर आपने क्या किया, अगेन ऑक्सीजन ऐड की। कंडीशंस आर सेम, कॉपर कैटालिस्ट यूज़ किया, कॉपर मेटल है, 200 एटमॉस्फेरिक आपने यूज़ किया। अब बनेगा क्या, जब भी आप अल्कोहल की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, ये याद रखें हमेशा बनेगा अल्डिहाइड। क्या चीज़ बनाने जा रहे हैं आप, अल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं। अब यूँ करें, आप इस तरह करें,
आप यहाँ से आपको समझाने के लिए, मैं मैकेनिज्म नहीं डिस्कस कर रहा, आपको समझाने के लिए एक लेमैन कॉन्सेप्ट, इसको आप गलत भी कह सकते हैं, सही भी कह सकते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपने यहाँ से 2 H निकाल लेने हैं और यहाँ से एक ऑक्सीजन ले लें। कितना हो जाएगा? ये H2O वाटर बन गया। पीछे जो बच गया उसको लिख लें, ये आपके पास बचेगा HCHO, ये रह जाता है पीछे। इसको आप अरेंज कर लें जैसे भी, हालांकि ये बॉन्ड टूटता भी है, उसके बाद जाके ये मैकेनिज्म में हम डिस्कस करेंगे क्या है। जब भी आप अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल से आप बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्डिहाइड। अल्कोहल से अल्डिहाइड बन जाता है। तो आप अल्कोहल से क्या बना सकते हैं? अल्डिहाइड जो है वो बनाएंगे। एक ये हो गया और एक आपका ये आ गया। उसके बाद अब आपने क्या करना है? अगेन अल्डिहाइड लेना है। अब अल्डिहाइड से क्या बन सकता है? अल्डिहाइड की अगेन करें कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कॉपर 400 डिग्री सेंटीग्रेड, 200 एटमॉस्फेरिक। अब ये किस में कन्वर्ट होगा? अब ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। ये O इसके साथ शामिल हो जाएगा, बनेगा HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। इसको हम नाम देंगे फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है जी। ऊपर वाला फॉर्मल्डिहाइड और नीचे वाला क्या बना? फॉर्मिक एसिड। तो इसका मतलब आप अल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं, मतलब आप अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। ये कन्वर्जेंस में चीज़ें आपके लिए जो है वो इम्पॉर्टेंट होंगी। उसके बाद इसी का 4th रिएक्शन बनेगा। आपने लिया ये कार्बोक्सिलिक फॉर्मिक एसिड, इसकी अगेन आपने की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कॉपर यूज़ किया 400 डिग्री, 200 एटमॉस्फेरिक आपने यूज़ किया। अब क्या बनेगा? सिंपल सी चीज़ है, नहीं बात है, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं एंड प्रोडक्ट आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होगी या कार्बन मोनो होगी। तो इसके रिजल्ट में क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ले सकते हैं। तो ये आपके पास, ये देखें, यहाँ से CO2 बन जाएगा और ये 2 H है, इसके साथ मिलकर क्या बनाएगा? वाटर। तो ये आपके पास 4 रिएक्शंस आएंगे इसके, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा रिएक्शन और ये चौथा रिएक्शन। अगेन देखें, अल्केन, nascent oxygen, these are the conditions we can gain methanol alcohol. Alcohol treated with nascent oxygen gives us water and aldehyde. In other words, you can say that you can convert alcohol into aldehyde by nascent oxygen addition. आप nascent oxygen को ऐड करें, उसके ज़रिए आप aldehyde में कन्वर्ट कर सकते हैं। Aldehyde reacted with nascent oxygen in the presence of copper and these conditions are required, then you can convert it into formic acid. आप इसको फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने क्या लिया? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड की आपने क्या की? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करें, यू कैन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये आपने अभी तक 3 रिएक्शन जो हैं वो पढ़ लिए। अब आपके पास रिएक्शन रह गए हैं 2। इंशाल्लाह इन 2 रिएक्शंस को नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।